आज हम लोग पढ़ेंगे जीन प्याजे को। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या तो सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो या केवीएस हो या एनबीएस हो, कोई भी, तो अगर जीन प्याजे को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जीन प्याजे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं जीन प्याजे के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं जीन प्याजे। देखिए, जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक है। जीन प्याजे ये एक मनोवैज्ञानिक थे जीन प्याजे। बता दूं, इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहां हुआ था इनका जन्म? स्विट्जरलैंड में। और ये देखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहां के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के, याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी, ठीक। ये कब जन्म हुआ था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, जीन प्याजे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। क्या दिया था? अपना एक सिद्धांत दिया था। इसका सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। देखिए, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीन प्याजे को। ये याद रखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीन प्याजे को। या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन प्याजे। अब बोलेंगे, ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, ये क्या होता है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे कैसे किसी चीज को सीखते हैं या फिर कैसे अपना ज्ञान एकत्रित करते हैं। इससे रिलेटेड है क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, यानी बच्चों का विकास, बच्चे की ज्ञान। संज्ञानात्मक का मतलब समझ लीजिए आप, ज्ञान, यानी ज्ञान का विकास बच्चों में कैसे होता है। तो इन्होंने इससे रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था, यानी बच्चे कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था उसमें। या बच्चों में विकास कैसे होता है, उसने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका नाम पड़ा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, तो ये कैसे अपना सिद्धांत दिए थे, तो ये सबसे पहले कोई बच्चे पे प्रयोग किया था। उस बच्चा खुद इनका बच्चा था, यानी खुद इनका बेटा था, ठीक है। ये खुद अपने बच्चे पे प्रयोग किए थे, और ये प्रयोग करने के बाद इसे पता चला कि बच्चे कुछ ज्ञान पहले से लेके आते हैं, यानी जन्मजात गुण होता है बच्चा में। कुछ बच्चा आते हैं इस धरती पर, तो कुछ उसके पास ज्ञान पहले से होता है, ठीक। तो कुछ ज्ञान लेके बच्चा पैदा होते हैं, और कुछ ज्ञान यहाँ पर आकर के सीखते हैं। कुछ ज्ञान यहाँ पे आकर के सीखते हैं। सीखते कैसे हैं? तो बच्चा खुद से करके सीखते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है खुद से करके सीखते हैं, यानी करके सीखते हैं। बच्चा करके सीखते हैं, करके सीखते हैं। करके सीखने का तात्पर्य, जैसे मैं बता देता हूँ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खराब टॉर्च है, या खराब मोबाइल है, या कुछ ऐसा है, तो बच्चा क्या करते हैं, उसको खुद से ठीक करने का कोशिश, देखिएगा, करते रहते हैं। कोई भी सामान अगर खराब हो जाए, उसका बच्चा का खिलौना ही क्यों ना खराब हो जाए, तो बच्चा चाहते रहते हैं कि मैं इसको मैकेनिक्स के पास या फिर मिस्त्री के पास नहीं ले जाकर के खुद से इसको ठीक कर लूं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा इसको ठीक भी कर लेता है, कभी कभी ठीक नहीं भी हो पाता है। अगर वो बच्चा ठीक कर लिया तो उसको समझ आ जाती है कि वो अब ठीक कर लेंगे, और वो क्या होता है, उसमें वो जो ज्ञान है उसको क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं। तो क्या होता है, तो बच्चा क्या किए, खोज किए, क्या किए, बच्चा ये कर किए तो एक नॉलेज का उसको ज्ञान हुआ। कह सकते हैं कि वो कोई चीज, मान लीजिए एक खिलौना ही है, खिलौना गाड़ी है, उसको वो क्या किया, ठीक करना सीख लिया। तो वो एक ज्ञान का खोज किया। क्या किया? ज्ञान का खोज किया। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन
कि बच्चा खोज करके सीखते हैं, ऐसा किसने बताया? तो जीन पियाजे ने बताया। बच्चा कुछ अपने जन्मजात गुण होते हैं, बच्चा के पास कुछ जन्मजात ज्ञान होता है, जन्मजात गुण होते हैं, ये कौन बताया? तो जीन पियाजे। और खोज करके सीखते हैं, बच्चे खोज करके सीखते हैं, ये किसने बताया? तो जीन पियाजे। ये भी याद रखिएगा, बच्चे ज्ञान का खोज करते हैं, खोज करते हैं। अब बताइए खोज कौन करेंगे? खोज कौन करते हैं? वैज्ञानिक ना। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे को क्या बताया? नन्हा वैज्ञानिक। खोज कौन करेंगे? वैज्ञानिक। इसलिए जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी बताया था कि वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खुद से खोज करते हैं और सीखते हैं। नन्हा वैज्ञानिक, नन्हा वैज्ञानिक, नन्हा वैज्ञानिक बताया था बच्चे को। किसने? जीन पियाजे ने। और एक बात और, जीन पियाजे बताया था कि विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। हम लोग पढ़े हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसको इन्होंने बताया क्या? कि विकास जो है, यानी कि वो संज्ञानात्मक विकास के विकास जो है वो सतत प्रक्रिया नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। और ये भाषा के बारे में भी बात किए थे। क्या बात किए थे? भाषा के बारे में बात किए थे, याद रखिएगा। भाषा के बारे में बताया था कि देखो, पहले देखिए भाषा के बारे में वाइगोत्स्की ने भी बताया था। किसने? वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा, बच्चों में भाषा की ज्ञान होता है, फिर उसमें चिंतन आता है। क्या आता है? पहले बच्चों में भाषा होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? चिंतन होता है। लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा बताया था कि बच्चा में पहले चिंतन होता है, उसके बाद उसमें भाषा का विकास होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब याद कैसे रहेगा कि कौन बताया था पहले चिंतन होगा भाषा? इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की। क्या है? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की। तो बताइए, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लैंग्वेज। तो पहले ये बताया था लेव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा, पहले लैंग्वेज, उसके बाद ये चिंतन बताया था। लेकिन इसको अब देखिए, एक याद रहेगा आपको कि लेव वाइगोत्स्की एल फॉर लैंग्वेज, यानी पहले भाषा बताया था, वाइगोत्स्की बताया था पहले बच्चों में भाषा आएगा, उसके बाद वो चिंतन करेगा। लेकिन इसका अपोजिट करेगा कौन? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे पहले बताया कि बच्चे में क्या होगा? पहले चिंतन होगा और उसके बाद क्या होगा? उसमें भाषा का विकास होगा। जीन पियाजे क्या बताया था? पहले उसमें बच्चों में चिंतन होगा, उसके बाद भाषा का विकास होगा। ठीक, ये सब कुछ पॉइंट है जो क्या जीन पियाजे ने बताया था। उसके बाद इन्होंने बच्चे बोला था कि ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस होता है। मतलब क्या? एक ही जैसे विकास सतत नहीं होता है, विकास हमेशा एक ही जैसे नहीं होता है। बच्चों में उम्र के अनुसार उसमें विकास का क्या होता है? तीव्रता या मंदता आती है। मतलब मंद होता है बच्चों में और क्या होता है? तीव्र होता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांट दिया था। 4 भागों में बांट दिया था। वो 4 भाग का नाम था क्या? यानी 4 संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांट दिया था, यानी क्या कर सकते हैं कि अवस्था में बांट दिया था। उस अवस्था को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। 4 अवस्थाएं थे संज्ञानात्मक, पहला क्या था? इंद्रिय गामक अवस्था। क्या? इंद्रिय गामक अवस्था, या इसी को संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, इसी का नाम है। आप या तो इंद्रिय गामक अवस्था याद रखिए या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, एक एक करके मैं बता रहा हूं। दूसरा था इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा जो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा और लास्ट था जिसको बोल सकते हैं अमूर्त। क्या? अमूर्त, या इसी को अमूर्त को ही औपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यही चार जो अवस्था था जिन्होंने जीन प्याजे दिया था, ये कौन सा पहले एक बार बोलिएगा, इंद्रिय गामक अवस्था, या फिर उसी को संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। ये पूर्व को ही क्या बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक भी बोल सकते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये बताए थे कि देखिए ये चार अवस्था होता है बच्चा को, और कुछ ज्ञान जो है वो इंद्रिय गामक अवस्था में सीखते हैं, कुछ ज्ञान जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखते हैं, और कुछ ज्ञान जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखते हैं, और कुछ ज्ञान जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सीखते हैं। यानी कि ये एज के अकॉर्डिंग इसको चार भागों में बच्चे को बांट दिया। ये जो पहला जो था बच्चा को बांटा था कि बोला कि जो बच्चा 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक का रहेगा, क्या रहेगा, जन्म से 2 वर्ष तक का रहेगा, उसमें अलग तरीका से वो सीखेगा बच्चा, अलग उसमें ज्ञान होगा, और उस ज्ञान को यानी कि वो अलग तरीका से जो सीखेगा 0 से 2 वर्ष में, उस अवस्था को 0 से 2 वर्ष को नाम दे दिया इंद्रिय गामक अवस्था, या इंद्रिय जनित अवस्था, या फिर इंद्रिय संवेदी गामक अवस्था बोल लीजिए। ठीक है, फिर जब बच्चा 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष से जो 7 वर्ष का होगा बच्चा, ठीक है, उसमें अलग तरह से ज्ञान अर्जित करने की क्षमताएं होगा। यानी तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो बच्चे का होगा, 2 से 7 साल के जो बच्चे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बच्चा का उम्र हो जाता है 7 से अगर बड़ा हो जाता है, तो 7 से अगर 12 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो समझेंगे वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सबको पढ़ेंगे ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अगर वो बच्चा 12 वर्ष से ज्यादा हो गया, 12 वर्ष से अधिक हो जाएगा, 12 से 18 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो बताए थे यानी कि जीन प्याजे ने कि इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। बंद कर देखिए, संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था बोलिए, या इंद्रिय गामक अवस्था बोलिए, या फिर गत्यात्मक अवस्था बोलिए, सब एक ही अवस्था, यानी पहला जीन प्याजे का ये पहला अवस्था का नाम ही है। संवेदी गामक बोलिए, इंद्रिय गामक बोलिए, या गत्यात्मक अवस्था बोलिए। इसका जो एज होता है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चे का होता है ये अवस्था। इसमें बच्चे इंद्रियों से सीखते हैं। किस चीज से सीखते हैं, इंद्रियों से। इंद्रियां आप लोग को पता होगा कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां जो होती, ज्ञानेंद्रियां जो होती है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, 5 होते हैं ज्ञानेंद्रियां। कौन होते हैं ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 5 ऑर्गन होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन रहे कि बच्चे आंख, नाक, कान आदि से कब सीखते हैं, तो कौन से अवस्था में बच्चा आंख, नाक, कान आदि से सीखेगा, तो इंद्रिय गामक अवस्था में। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बच्चे आंख, नाक, कान से किस अवस्था में सीखते हैं, तो इंद्रिय गामक अवस्था में। ठीक है, इसमें बच्चे को वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये हुआ कि बच्चे ऑब्जेक्ट की जो है उस ऑब्जेक्ट को पहचानने लगते हैं, कोई सामान को पहचानने लगते हैं, और अगर वो एक बार छूते हैं या लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके यादाश्त रह जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, कुछ ये ऐसा ऑब्जेक्ट था। यानी मान लीजिए कि एग्जांपल कि कोई बच्चा अगर खिलौना से खेल रहा है या मोबाइल देख रहा है या कुछ कर रहा है, तो अगर उसके हाथ से अगर आप छीन लेते हैं, तो अगर रोता नहीं है अगर बच्चा, तो समझिए उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान नहीं है। अगर वो रोने लगता है तो समझिए कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ गया है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये जो बच्चे में होता है, सामान्यतः ये शुरुआत में नहीं होता है, जो जब बच्चा जन्म लेता है तो नहीं होता है सामान्यतः। ये कोई देखिए, यानी बच्चों में विविधता होता है। पढ़िएगा, एक चैप्टर है व्यक्तिक विविधता, यानी सब में अलग अलग, कुछ कोई में 2 साल पहले आ जाएगा, कुछ में 2 साल बाद आएगा। लेकिन इनके अनुसार यानी कि जीन प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे ने बताया था कि बच्चे में जब 18 मंथ के हो जाते हैं बच्चे, तब उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो 18 महीना तो क्या होता है, 0 से 2 वर्ष से पहले ही होता है। इसलिए बच्चे में क्या होता है, इसी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण हो जाता है। उनके बाद उन्होंने बताया था कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण का मतलब क्या, आपको देख करके सीखते हैं। जैसे आप देखिएगा, आप ब्रश कीजिएगा तो बच्चा भी ब्रश करने लगेगा,
है ना। आप जो कीजिएगा, आप मोबाइल चलाइएगा तो वो भी चलाएगा, आप दाढ़ी बनाइएगा तो बच्चा भी दाढ़ी बनाने लगता है, जो देखेगा, किसी को देखेगा करते हुए वो भी करने लगता है। मतलब जब बच्चे 2 साल से पहले ही ये सब चीज सीख जाते हैं, यानी अनुकरण करके बच्चा कब सीखते हैं, तो इसी अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। और इसी अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाता है बच्चा में, है ना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल सेंटर्ड बिहेवियर बच्चे में आ जाता है। गोल सेंटर्ड बिहेवियर का मतलब ये है कि बच्चे में क्या होता है, अगर कुछ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये होता है कि अगर बच्चा कोई लक्ष्य है, बच्चा का कुछ लेना चाहता है वो, तो चाहेगा, उसका ध्यान हमेशा क्या रहेगा उसी पे। जैसे वो आइसक्रीम खाना चाहता है, उसका ध्यान हमेशा रहेगा आइसक्रीम पे ही। जब तक उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगा तब तक वो दूसरा चीज पे ध्यान देगा ही नहीं। अगर उसको कुछ खेलना है या टीवी देखना है या कुछ देखना है मोबाइल, तो जब तक वो देखेगा नहीं, जब तक उसको चॉकलेट लेना है चॉकलेट लेगा ही नहीं, तब तक वो क्या करेगा, उसका ध्यान दूसरी जगह नहीं रहेगा। यानी अपने लक्ष्य के प्रति वो क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय होते हैं इसी अवस्था में। और वस्तु संयोजन का भी ज्ञान इसी अवस्था में आ जाता है। वस्तु संयोजन का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु टूट गया है, हाँ वस्तु टूट गया है, तो वो क्या करता है, वस्तु को जोड़ने की कोशिश, यानी कि जोड़ने लगता है। जो संयोजन मीन्स जोड़ना, यानी वो जोड़ने के सोचता है। ठीक, इसका जो दूसरा अवस्था है, इसका दूसरा अवस्था है, ये तो पहला अवस्था हुआ, इसमें इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। देखिए, जीन प्याजे का जो दूसरा अवस्था था उसका नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका एज होता है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष। पूछा भी जा सकता है आपका कि जीन प्याजे का दूसरा अवस्था का नाम क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दूसरा अवस्था कितने से कितने वर्ष के बच्चे को कहा जाता है, तो दूसरा अवस्था का जो होता है वो 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं, तो कौन से अवस्था में रहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस अवस्था में बच्चे में क्या विकास हुआ रहता है और क्या नहीं हुआ। तो देखिए, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, और भाषा का विकास बहुत तेजी से भी होता है इसी अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, और भाषा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। और ये अवस्था ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चों के भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चों में जीववाद का चिंतन रहता है, यानी कि सजीव चिंतन रहता है, यानी कि बच्चे ये समझते हैं कि उसको सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं आता है इस अवस्था में। जब बच्चे इस अवस्था में रहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चे में जीव का, यानी कोई जीव सजीव है या निर्जीव है, उसमें वो फर्क नहीं समझ पाता। यानी कि जीव और निर्जीव का में फर्क नहीं समझना। ये देखिए कि निर्जीव सजीव में, जैसे कोई बच्चा अगर क्या होता है, कभी वो चलता रहता है, 2 वर्ष में क्या होता है, सामान्य तो चलना शुरू करता है, कितने वर्ष में शुरू करता है, 1 साल में। 1 साल में, तो 1 साल में, तो 2 साल में जब बच्चा चलता रहता है, दौड़ता रहता है कहीं, तो गिर गया, चोट लग गया उसको, तो जब वो चोट लगता है बच्चों को, तो क्या होता है, रोने लगता है। फिर उसकी मम्मी आती है, कोई आते हैं कि क्यों रो रहा है, तो बोलेगा हमको मारा है, ये धरती को दिखाएगा। धरती कैसे मार सकता है, तो वो भी मम्मी क्या करती है, उसको धरती को मार करके कि ठीक है मेरे बच्चा चुप हो तुम, इसको मैं मारती हूँ। तो वो क्या हुआ, बच्चा जब उसकी मम्मी मारी उसको, मानी कि कोई दीवार को या फिर जिससे चोट लगा है उसको, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। मतलब बच्चा को ये ज्ञान था कि वो भी सजीव है, वो सजीव समझ के बच्चा क्या हुआ, चुप हो गया। कि उसे भी लगा कि मुझे चोट लगा, तो उस चीज को भी चोट लगा, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाते हैं। यानी जीववाद का भी उसमें चिंतन रहता है इसी अवस्था में। उसके बाद प्रतीक का प्रयोग करने में ये बच्चा निपुण हो जाता है। प्रतीक का मतलब, प्रतीक चिन्ह का मतलब सिंबल का यूज करना बच्चा निपुण हो जाता है इस अवस्था में। बच्चे को कोई चीज का सिंबल दिखाइएगा तो बच्चे पहचान जाएगा कि ये चीज का सिंबल है। ठीक है, और इसमें विभेद करने लगता है, वस्तु में विभेद करने लगता है इसी अवस्था में बच्चे। अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब ये है कि खुद से बातें करने लगता है, कि हाँ ये वो जो भी उसको करना रहता है खुद से बात करने लगता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म मींस क्या हुआ, अहम केंद्रित। इगोसेंट्रिज्म का मतलब ये हुआ कि बच्चे खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है, खुद से समझ लेता है। और बच्चे में एक अहम केंद्रित ये हो जाता है कि बच्चे जो चीज उसको अच्छा लगता है उसी को अच्छा समझते हैं, जो चीज उसको अच्छा नहीं लगता उसको अच्छा नहीं समझते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अपने आप को महान समझने लगते हैं इसी अवस्था में बच्चा। और केंद्रीकरण का भी, सेंट्रलाइजेशन का गुण इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या चीज का अभाव रहता है, तो इसमें जो है बच्चे का संरचनात्मक जो गुण होता है उसका अभाव होता है। संरचनात्मक गुण क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा, ठीक है ये मिटा दूं इसको, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, या लिख लीजिए। देखिए संरचनात्मक गुण क्या होता है कि बच्चे में की कमी होता है। यानी बच्चे कोई को, अगर मान लीजिए कि बच्चा को कुछ देना है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ देना है, तो एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और एक छोटा बर्तन ले लीजिए।
ठीक है। और दोनों में समान क्या कीजिए, समान दीजिए, ये नहीं कि किसी में ज्यादा या कम, दोनों में क्या है खाने वाला चीज या फिर कोई समान है कि दोनों में क्या है समान है। केवल आप क्या कर दीजिए, बर्तन एक को बड़ा कर दीजिए और एक को छोटा कर दीजिए। तो बच्चे को इस उम्र में ये नहीं पता रहता है, वो ये समझता है कि अगर बर्तन बड़ा है तो उसमें सामान भी ज्यादा होगा, और अगर ये बर्तन छोटा है तो इसमें सामान कम होगा। तो ये वो बर्तन बड़ा है तो वो समझते हैं इसमें चीज भी ज्यादा होगा या बड़ा होगा, और ये क्या समझते हैं कि अगर ये सामान छोटा माने कि बर्तन छोटा है तो इसमें जो सामान है रखा हुआ वो भी क्या होगा, छोटा होगा या कम होगा। ठीक है, ये गुण इसमें बच्चे में यानी कि संरचनात्मक गुण बच्चे में क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो गुण क्या नहीं होता है इसमें, तो एक तो संरचनात्मक गुण का अभाव होता है, गुण का अभाव होता है, याद रखिएगा ये अभाव होता है। एक होता है इसमें पलटावी गुण का अभाव होता है। क्या होता है, पलटावी गुण, पलटावी, ठीक है, पलटावी गुण का अभाव होता है। ये पलटावी गुण का अभाव का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा है तो उसको आप स्कूल छोड़ आइए या कहीं पर वो जाएगा, फिर उसको लौट के आने का रास्ता भूल जाएगा, ठीक है, कहीं जाने का रास्ता ठीक है, लेकिन वो आने का रास्ता भूल जाएगा। जैसे उसको 1 से लेकर 100 तक गिनती आ जाएगा, लेकिन 100 से आप उल्टा चाहिएगा गिनती करने के लिए 100 तक, यानी 100, 98, 100, 99, 98, 97 तो बच्चा को नहीं आता है। ठीक है, अगर आप बोल देंगे कि बउआ अगर आप सिखा दीजिएगा कि बच्चों में अगर आप सिखा देते हैं ऐसे कि 5060 मल्टीप्लाई 9 तो कर लेगा, लेकिन वो अगर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 560 तो ये उल्टा नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है, बच्चे में इस गुण का, पलटावी गुण का अभाव होता है। ठीक है, किस गुण का अभाव होता है, पलटावी गुण का अभाव। और क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब हुआ कि अगर आप कोई 2-4 चीज बड़ा छोटा ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा नहीं पाएगा। यही गुण आगे जो होता है अगला अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये जो है क्रमबद्धता का ज्ञान आ जाता है। तो अब इतना ही था, इतना ही याद कीजिएगा। अगला जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो एज होता है ये 7 से 12 वर्ष। क्या होता है, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, इसी में 11 वर्ष भी दिया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 7 से 11 या 7 से 12 समझिएगा। सामान्य तो 7 से 12 पूछा जाए। ठीक है, और ऐसे पूछ सकता है कि जीन प्याजे का तीसरा अवस्था कौन था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितने अवस्था दिया था जीन प्याजे, तो 4 अवस्था। ठीक है, इसमें जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा करके सीखते हैं, यानी खुद से कोई काम को करते हैं और सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर मैं कुछ काम है, कोई चीज सीखना है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज को ठीक ही करना है या फिर कुछ करना है, तो चाहते हैं कि खुद से मैं करूं और खुद से ठीक हूं। आप बोलिएगा भी उसको कि लो मैं कर देता हूं, तो नहीं तुम छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा या खुद कर लूंगा या खुद कर लूंगी। ये बच्चे में करके सीखने की अवस्था होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे में तार्किक चिंतन आ जाता है, यानी बच्चे कोई चीज पर तर्क करने लगता है। यानी उसमें क्या होता है, जो क्या है वो बच्चे में जो होता है चिंतन, वो तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन केवल मूर्त चीजों का होता है। मूर्त चीजों का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, खुली आंखों से आप जिस चीज को देख सकते हैं, जो दिखता है, मतलब वो आप बोल सकते हैं कि मूर्त, जो चीज देख सकते हैं उसको मूर्त बोलते हैं। जिसको नहीं देख सकते, जैसे हवा हो गया, हवा को नहीं देख सकते तो ये अमूर्त हुआ। आप क्या कर सकते हैं, फीलिंग को नहीं देख सकते तो ये अमूर्त हुआ। किसी को प्रति प्यार या घृणा, ये सब चीज को नहीं देख सकते तो ये क्या हुआ, अमूर्त चीज हुआ। लेकिन अगर आप डर, ये सब क्या है, अमूर्त चीज हुआ। लेकिन अगर आप कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, घर हो गया, या कोई आदमी हुआ, कोई गाड़ी हुआ, ये सब क्या है, चीज देखने वाला। पानी हो गया, दवा हो गया, ये सब चीज को आप देख सकते हैं। यानी बच्चे में जो चिंतन होता है, केवल चिंतन जो करता है बच्चे, केवल किस चीज पे, मूर्त चीज पे या मूर्त ठोस पर हो, ठोस हो चीज या दर्भ हो, कोई भी चीज हो जो दिख सकता है, उस पे बच्चे केवल चिंतन कर पाता है। और बच्चे में जो पिछले अवस्था में हम लोग देखे थे कि बच्चे में जो होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरचनात्मक कौशल नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है संरचनात्मक समस्याओं का वो हल करने लगता है। मतलब कोई बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई वस्तु, 2 वस्तु है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो अगर बड़ा वाला वस्तु में अगर सामान बड़ा है तो माने सामान ज्यादा है तो वो ज्यादा समझेगा, अगर बड़ा वाला में भी कम है तो वो कम समझेगा। मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि बर्तन बड़ा होने से
माने कि वस्तु जो बड़ा नहीं हो सकता है, वस्तु ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर उसमें अगर कोई अमाउंट में कोई जो वस्तु है वो उसमें ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा है, कम है तो कम है। ये ज्ञान इसलिए इस अवस्था में आ जाता है बच्चों में। उसके बाद उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता यानी कि पलटावी जो चिंतन होता है बच्चे में, पलटावी गुण भी इससे पहले वाला अवस्था में नहीं होता है। यानी कोई चीज को वो उल्टा करके नहीं सीख सकता है, उल्टा नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है, केवल सीधा सीख सकता था। लेकिन इसमें बच्चे की पलटावी गुण आ जाता है, यानी कोई चीज को पलट कर भी, यानी 100, 99, 98, 97 ऐसे भी कर सकता है। कोई चीज अगर सीधा बता देते हैं तो अगर वो बच्चा को ये पता है कि 5 + 2 = क्या होगा 7, तो 2 + 5 = भी क्या हो जाएगा 7। ये बच्चे को ज्ञान आ जाता है। अब देखिए भाषा संप्रेषण क्या है, भाषा संप्रेषण की योग्यता पूर्ण का विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चे की जो भाषा कौशल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे माने किसी से बात करने की तरीका है या फिर बात करने बहुत अच्छा ढंग से आपसे बातचीत कर सकते हैं। समाजीकरण, समाजीकरण का भी गुण आ जाता है। देखिए बच्चों में क्या होता है, जब इससे पहले वाला अवस्था में रहता है इस तक सामाजिक गुण नहीं आता है। सामाजिक गुण मतलब समाज में कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है, समाज का के जो रूल नियम है उसको नहीं समझते। उसको लगता रहता है कि मैं अहम केंद्रिता का उसका भाव होता है कि मैं जो करता हूँ वही अच्छा है, वो कहेगा मैं वो क्यों करूँ, या समाज में जो होता है रूल सब कि ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो वो सब वो बच्चा कोई भी बात नहीं मानते हैं। इससे पहला अवस्था था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक जब बच्चा 7 से 12 वर्ष की अवस्था में रहते हैं तो उसमें समाजीकरण का भी गुण आ जाता है। यानी मम्मी पापा का भी बात मानते हैं, सही और गलत का, और अपने समाज के भी लोगों को समझते हैं। इसके बाद ये वर्गीकरण सीख जाता है। यानी कि कोई वस्तु को अगर 4-5 वस्तु मिक्स करके दे दीजिए अलग प्रकार के, तो अलग अलग छांट लेंगे, यानी उसको अलग अलग समूह में उसको बांट लेंगे। यानी समूहीकरण का भी गुण होता है उसमें, वर्गीकरण का गुण। ये जितने भी पॉइंट है सब इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप इन पॉइंट को अलग अलग लिख लीजिएगा और समझिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा शायद। अब मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे अनुसार इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब जो है चौथा और लास्ट क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है वो क्या होता है, 12 से 18 या 12 से ऊपर वर्ष के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन बच्चे में माने शुरुआत हो जाता है। बच्चे में अमूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक या फिर अमूर्त तार्किक, उसमें तार्किक योग्यता का विकास हो जाता है। मतलब वो अमूर्त चीजों को समझने लगता है जिसको आप देख नहीं सकते, उसके बारे में भी उसके नियम कानून जानने लगता है, उसके बारे में समझने लगता है। जो जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको भी समझने लगेगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ले लीजिए, हवा का ले लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे गैसेज हैं उसको देख नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। यानी उसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन भी शुरुआत हो जाता है। याद रखिए जब भी अमूर्त हो, अमूर्त चीज का बात हो तो अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में ही होगा। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। वो समस्या समाधान करने की जो उसमें योग्यता जो होता है वो वैज्ञानिक तरीके से वो समस्या सबको सॉल्व करने लगता है, उसके समस्या को समाधान करने लगता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें बच्चों में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होने लगता है। यानी कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। ये जो निगमनात्मक तर्क है ये बच्चे में देखिए, एक होगा तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन इससे पहले भी जो उम्र है यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरू हो जाता है बच्चों में तार्किक चिंतन। लेकिन जब पूछा जाए कि निगमनात्मक तर्क कब बच्चे में शुरुआत हो जाता है, यानी निगमनात्मक तर्क की जो अवस्था कौन है, तो याद रखिएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। देखिए इसमें बच्चे अब सारी चिंतन यानी कि जो चीज को नहीं देख सकता है उसके बारे में भी सोचने लगता है, उसके बारे में भी सृजनात्मक चिंतन बच्चे में हो जाता है, और अमूर्त नियमों को भी निर्माण करने लगता है। यानी कि ऐसा नियम, ऐसे चीजों के बारे में वो नियम बनाने लगते हैं, ऐसे चीजों के बारे में वो परिभाषित करने लगते हैं, उसके बारे में बताने लगते हैं जो क्या हो कि अमूर्त चीज हो। ठीक है, तो इतना ही था। और जीव प्याजे ने कुछ बहुत शब्दावली दी है, शब्द बहुत सारे इनके शब्द हैं फेमस, जो उससे शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, पहला पार्ट में इतना ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब मन करेगा। आप लोग तो बहुत अपने ज्ञानी हैं, टीचर बनने वाले हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक